नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 7 का टेस्ट देखेंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 17 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ की क्लास है ये। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फास्ट रिविजन कराया जाता है। फास्ट रिविजन से क्या मतलब, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा फैक्ट आपके सामने आएंगे। और अगर उसके आसपास के दो दो तीन तीन भी फैक्ट किसी ने बता दिया तो मतलब मान लीजिए 1000 क्वेश्चन थे तो 3000 हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा फैक्ट आपको पता चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो टेस्ट आराम से मतलब पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो और यहाँ पर अगर किसी का मन नहीं लग रहा है या फिर पढ़ाई में किसी का मन नहीं लग रहा तो ये सोचो कि जिस दिन आप प्रीलिम्स फेल हुए थे या फिर मेंस फेल हुए थे उस दिन को सोचो, क्योंकि जब तक आप अपने फेलियर को नहीं सोचोगे तब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे, आप उस दिशा में सोचोगे नहीं। इसलिए हमेशा जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में तो आपको ये देखना है, पीछे जाइए, पीछे जाना है आपको, अपने पास्ट में देखना है कि मैं कहाँ कहीं फेल हुआ था या फेल हुई थी, क्या फेल हुई थी। अगर जवाब आता है हाँ तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने की ज़रूरत है तो दिल लगा के पूरे जुनून से और तगड़ी मेहनत कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मापन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है पूछा गया है। डेसिबल, अश्वशक्ति, न्यूट्रिकल मील और ये हो जाएगा अपना कैलोरी। तो ये न्यूट्रिकल मील नहीं होगा, नॉटिकल मील होगा। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको अच्छे से नहीं देखना है कि है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। कैलोरी ताप का मात्रक नहीं है, ताप का मात्रक क्या हो जाएगा अपना सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन फ़ारेनहाइट आपने सुना ही होगा। कैलोरी तो उष्मा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऊर्जा भी बोल सकते हैं उसे। एक डाइन सीजीएस पद्धति में पूछा गया है कि किसके बराबर होता है। एक डाइन बल के बारे में बात हो रहा है। तो राइट आंसर देख लो इसका, किसका हो जाएगा राइट आंसर, डी, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेकंड। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर इजी हो जाएगा, बैरोमीटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है। दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है भाई, किससे की जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एमपीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमी सूत्र दी है यहाँ पर ml/t-2 और ये पूछा जा रहा है कि किसका। इस टाइप का क्वेश्चन शायद बने, वैसे बनता नहीं है लेकिन अगर बाई चांस आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट का तो पता कर लो, कार्य, बल, त्वरण, वेग, इन सबका पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए, बल का। ठीक है। तो क्या होता है, F=ma होता है। ठीक है। तो उससे आप विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है पूछा गया है। वही है, विमेय सूत्र को विमा भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है। सी बोले तो m-1 L³ और t-2। ठीक है। आगे बढ़ते कि यांत्रिकी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है पूछा गया। जड़त्व पूछा गया। ठीक है। जड़त्व किसका सबसे अधिक होता है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, मतलब एक क्रिकेट की एक गेंद का। कि न्यूटन का पहला गति का नियम क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, जड़त्व के बारे में बताता है। आपको पता है कोई वस्तु अपनी जगह पर ही स्थायी रहती है यदि उसके ऊपर कोई बल आरोपित नहीं किया जाए तो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा उसमें, जब तक उसमें कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में, ठीक है, ये समतल है या वहाँ पर कहीं पे विराम स्थिति में, न्यूटन के कौन सा नियम है जिसका उपयोग करके वो अपने आप को तट पर ला सकता है। तो कौन सा नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा, तीसरे नियम के तहत वो वापस आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि विपरीत दिशा में ही उसको बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड नियम जो बोलता है कि भाई एक दिशा में अगर आप किसी दिशा में लगा रहे हैं बल तो उसके विपरीत भी उतने ही बल लगता है, उसी द्रव्यमान उसी तीव्रता के साथ लगता है। ठीक है। तो आपको बर्फ एक सरफेस जो पे जिसमें फ्रिक्शन नहीं है तो फिर इसमें आपको विपरीत बल लगाएगा तभी आप काम कर पाएंगे। ऋणात्मक कार्य तब होता है जब आरोपित बल F और तदनुरूप विस्थापन कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समांतर होना चाहिए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड या बॉडी द्वारा धारिता ऊर्जा को क्या कहते हैं। भाई वो उसकी स्थिति के हिसाब से तो फिर वो स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। भाई ये क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी अगर वो मुक्त रूप से गिर रही है तो। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है और समझने के बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी, कैपिटल जी, किस प्रकार संबंधित है। एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर इसकी त्रिज्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, बी राइट आंसर हो जाएगा, जी स्मॉल जी इक्वल टू जी m/r²। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि जब दो द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए, अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे, ठीक है, पानी के अंदर ले जाया जाता है तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है। तो कैसे कार्य करता है भाई, अप्रभावित देता है।
नेक्स्ट है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है घटता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घटता है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है या घटता है? नीचे जाने पर पूछा जा रहा है, ऊपर और नीचे जाने पर तो क्या हो जाता है, ये घटता है, ऊपर नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और फिर ध्रुवों की ओर जाने पर और विषुवत रेखा की ओर जाने के ऊपर, ये और दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, द्रव्य के सामान्य गुण के ऊपर एक क्वेश्चन है कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि। इसका ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है उसको। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, घट जाता है। ठीक है, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सभी को पता है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या भाई, उसका घनत्व कम रहेगा, ये दाब कम रहेगा, तो इसका राइट आंसर इसका दाब कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है पूछा गया है, तो बर्नौली प्रमेय ये राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील है, ठीक है, और उसी द्रव्यमान की लोहे की एक गेंद है। पानी में डुबाने पर लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन कील हमेशा डूब जाएगी, इसका कारण बताना है आपको। ठीक है, तो लोहे की कील है और एक लोहे की कील भी है और लोहे की बॉल भी है, तो वो बताना है कि भाई कील डूब जाएगी लेकिन गेंद नहीं डूबेगी, तो इसका कारण राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के आकार के कारण कील की अपेक्षा गेंद पर उत्प्लावन बल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि उष्मा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, किसी पिंड को दी गई उष्मा जो उसके तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे वो क्या कहलाती है? यहाँ पे परिभाषा होगी या फिर राइट आंसर होगा जल तुल्यांक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की दो मापनियाँ दी हुई है। ठीक है, किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद बोला है कि संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो तो वह तापमान क्या होगा। मतलब ये बोला कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है दोनों में समान होता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, फालतू में इतना सारा लिखा हुआ है जो कि समझ से परे। हिंदी में ये लोग कभी कभी ट्रांसलेट करके लिख पाते हैं गूगल ट्रांसलेट से, तो वो सब लैंग्वेज का मतलब जो मीन निकलना चाहिए वो मीन निकलता भी नहीं है, फिर समझ में भी नहीं आता कई बार राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ये। किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देख लो, एक और ऑप्शन यहाँ देख लो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिंड के द्रव्यमान और एवं ताप पर। ठीक, क्या क्वेश्चन, किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, ये हो जाएगा पिंड के द्रव्यमान और तापमान पर। ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको एक सही क्रम बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा की चालकता बताना है किस में कम किस में ज़्यादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, स्टील में, फिर जल में, फिर लकड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि थर्मस फ्लास्क में किसके द्वारा होने वाले उष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए रजतन सिल्वरिंग की जाती है, तो क्या किसके लिए की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के लिए। ठीक है, थर्मस फ्लास्क में। नेक्स्ट है इसकी सरल आवर्त गति के ऊपर और तरंगे के ऊपर क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ये आपको सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु में। ठीक है, डेसिबल किसकी तीव्रता मापने में उपयोग होता है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है ध्वनि के लिए। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता होती है ना, आपको पता है 45 dB बोला गया है WHO के द्वारा कि भाई इतने dB का जो साउंड होता है ये आपके लिए अच्छा है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही साउंड जब 80 dB के ऊपर चला जाए तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, और जो डीजे का साउंड होता है, डीजे का आपने सुना होगा, डीजे आप शादी वादी में बहुत नाचते होंगे कहीं ना कहीं जाते हो, तो उसका साउंड ये से ही होता है, 75 से लेकर 100 dB तक होता है। तो इसलिए कई लोग हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है, बहरापन हो जाता है और न जाने कितनी समस्या होती है। तो डीजे वीजे अगर बज रहा है तो उसके एकदम पास में खड़ा होने से अच्छा है कि दूरी खड़े हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम को सही दिशा में प्रदर्शित करना है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको ऑप्शन। तो आपने अभी तक समायोजित कर लिया होगा, इसको देख लो अच्छे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, माइक्रो तरंगे, फिर अवरक्त, फिर अदृश्य, फिर एक्स किरण। तो इसका आपको क्रम याद होना चाहिए, अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना भाई। तो इसका क्रम कैसे याद रखोगे, अगर नहीं पता है तो आपके काम में आ जाएगा, मेंस में भी काम में आ जाएगा और यहाँ पे भी काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बता देता हूँ मैं आपको, क्या है CGX UVI और फिर MR। ठीक है, ये आप इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, UV। ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और फिर रेडियो तरंग, तो फिर यह हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे है। रॉन्टेजन ने इसकी खोज की। निम्न में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता, कौन नहीं डालता, राइट आंसर हो जाएगा दाब। ठीक है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग करती है भैया,
यहाँ बता दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे का यूज़ करती है चमगादड़। ठीक, प्रकाशिकी के ऊपर है कि निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। कौन नहीं है, यहाँ पे दो ऑप्शन देख लो। अपवर्तन का फिनोमिना नहीं है पूछा गया, तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिख ही रहे और दो ऑप्शन इधर दिख रहा है। तो राइट आंसर देख लो इसका, देख लिए होंगे अभी तक ऑप्शन। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा नहीं है, इसका मतलब यह है कि सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना सूर्य के अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है क्योंकि, क्यों चलता है भैया, वो इसलिए चलता है कि वायु का अपवर्तन कांच के अपवर्तन से कम होता है। नेक्स्ट है कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण पूछा गया है। तो चार ऑप्शन देख लो और सोच लो, अब आंसर जान लो। इसका राइट आंसर जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि प्रकाशिक यंत्रों में लेंस का उपयोग किस परिघटना के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। तो किसके माध्यम से होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका अपवर्तन के माध्यम। ठीक, आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन वर्णविच्छेदन बोल रहा है। अगला ऑप्शन देख लो यहाँ पर कि अगला ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन विद्युत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित है। एक अच्छा चालक है जिसमें धारा बहती है। ठीक है, तो वो कैसा है, तो उसका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक आवेश होगा तभी उसमें अच्छा चालक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आवेश होता है, इस वजह से। तो आपको पता है कि धारा बहती। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम किस बारे में बात करता है, ये हो जाएगा धारा और वोल्टता के बीच में। V=IR आपने सुना ही होगा, यही है वोल्ट का नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन है। तो डायनामो क्या करता है, राइट आंसर बता दो। ये हो जाएगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इसको याद करने का ट्रिक अभी बता देता हूँ, अभी याद हो जाएगा। डायनेमो की स्पेलिंग, ठीक है, डायनेमो। तो ये जो मो लिखा है ना, मो लास्ट का, मोए मोए नहीं, ये मो जो लिखा हुआ है लास्ट का, इसी से आपको रखना है कि में एम आएगा पहले, फिर बाद में ई आएगा। तो ये मैकेनिकल देखना है आप लोग को सबसे पहले। कहीं और मैकेनिकल दिखा है कि नहीं लिखा, सीधी बात है, मैकेनिकल यांत्रिक। अब यांत्रिक को मैकेनिकल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अगर हिंदी मीडियम के नहीं पता है कुछ भी, तो इंग्लिश में जाकर के ऑप्शन देख लेना, इतना तो कॉमन सेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायु की गति का मापन किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, ये हो जाएगा एनोमोमीटर से। वायु की गति का मापन एनोमोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति कैसी होती है माइक्रोवेव। अभी तो थोड़ी देर पहले बता दिया, फिर यहाँ पे गलत कर दिया, तो फिर क्या बोलेंगे आपको। राइट आंसर हो जाएगा सी। बोले तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो क्या पूछा था, इसकी आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी पूछा है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में दोनों में अंतर। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष, तो दोनों ही आपको देखना है। को हो सकता है कि भाई आपको वेवलेंथ पूछ ले, या फिर हो सकता है फ्रीक्वेंसी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। निकट की बात कर रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लेंस कौन से बारे में बात हो रहा है। एक हो रहा है कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अवतल लेंस मतलब हिंदी में इसको अवतल, कुछ ज़्यादा ही हिंदी लिख दें ना तो ये भी आपको समझ में नहीं आता समझ में। ठीक है, तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणुक कण नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, मतलब परमाणु और अणु का कण नहीं है। कौन सा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन नहीं है, सीधे दिख रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग क्या कहलाता है। परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग क्या कहलाता है, सभी को पता होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया इसने, और ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया, तो इसका राइट आंसर नाभिक ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो धन आवेश होता है लेकिन केंद्र के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन जीरो होता है, मतलब उदासीन होता है। ठीक है, नाभिक होता है पॉजिटिव। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जे थॉमसन, चैडविक, और दो देख लो यहाँ पे देख लो, रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर चैडविक ने की थी। परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव पूछा जा रहा है, तो नाभिक में क्या क्या होते हैं शामिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो नाभिक है, नाभिक होता है केंद्र में, तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको, प्रोटॉन मिल रहा है और न्यूट्रॉन मिल रहा है। न्यूट्रॉन कैसा है, जीरो है, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो नाभिक कैसा हुआ भाई, पॉजिटिव हो गया कि नहीं। और इसके साइड में एक इलेक्ट्रॉन भैया बैठे हुए और ये चक्कर मारते रहते हैं इसके। ठीक, ये तरीका है इसका। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक के बारे में पूछा जा रहा है। सीधी बात यह है कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक भी पता होना चाहिए फिर तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, फिर राइट आंसर देखो। इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई परमाणु भार भिन्न होता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक समान होता है। जस्ट अपोजिट करना है इसका आपको।
समभारिक के लिए। तो समभारिक में क्या होता है, भार समान होता है, भार समभारिक में भार आ रहा तो भार समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर आपको जाकर के कुछ एग्जाम्पल देखना चाहिए समभारिक के और समस्थानिक के, क्योंकि वो आपको मैथ्स में लिखने को काम को आएगा। जैसे थोरियम है, सोडियम है, इस टाइप की चीज़, कोबाल्ट 60 है ना, ये सब कैंसर वैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया, जिसके द्वारा क्या माप की जाती है रेडियोधर्मी के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये चट्टानों की आयु पर मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर कि समस्थानिक कार्बन 14 के बारे में बात हो रही है कि संबंध है। देखो अभी मैं बात ही कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर कार्बन 14 का पूछ लिया जो कि समस्थानिक है। ठीक है, तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है पूछा जा रहा था। कार्बन 14 का किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉसिल जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए आपको इसका किसका यूज़ किया जाएगा, कार्बन 14 का। ठीक है, पृथ्वी की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग हो जाएगी। ठीक है, और चट्टान के लिए हो जाएगी अपनी रेडियोधर्मी डेटिंग। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दे दी किरण, तो बता दो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण, जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी मतलब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रसिद्धक मॉडरेटर और कूलेंट जो होता है दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, कौन सा यूज़ करते हैं उसमें, भारी जल D2O बोलते हैं ना, जिसको D2O फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र, ये देखो अभी यहाँ पर आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी D2O। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किस चीज़ का बना होता है भैया, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर दिख रहा है जिप्सम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है कि पानी की टंकी में कवक फंगी की बात करें को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, कौन सा रसायन है वो कवक को मारना है तो किसका यूज़ करेंगे अपना पानी की टंकी में। राइट आंसर हो जाएगा डी कॉपर सल्फेट का यूज़ करेंगे। पीएच का एक मूल्यांक दर्शाता है, पीएच क्या दर्शाता है पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका किसी घोल में अम्लता और क्षारीयता का मूल्यांक बताते हैं, है ना। तो अपने को भाई पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है ना, तो 7 तक, 7 में उदासीन हो जाता है, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय, 7 से 0 तक जाएंगे तो अम्लता हो जाएगी। ठीक है, ये आपको सामान्य जानकारी। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक का बदलता है, उसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा नहीं बहुत लोगों से, 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लॉग वाला जो फार्मूला था उसे करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग खपाने से, मत करना उसको, वो आएगा भी नहीं। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो उसका पीएच कितना होता है। तो लाल को नीला कर रहा है, ये आपको अच्छे से देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी मतलब 8.5। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने का तरीका है क्षारीय। तो जो क्षारीय होता है विलियन, लाल को नीले में बता देता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो अम्लीय जस्ट उसका उल्टा कर देना। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल के बारे में बात हो रही है, कौन सा किसकी वजह से होता है ये काम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उदाहरण है, किसका दूध किसका उदाहरण है भाई, ये बताना है। तो आपको पता है इमल्सन और पायस का उदाहरण, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी इसका राइट आंसर क्रोमियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जंग रहित मतलब भाई ये जंग नहीं लगना चाहिए, जंग रहित। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे हैं तो उनको शायद हो सकता है कि जो हिंदी के शब्द है वो समझ में नहीं आए। अंकित में से कौन कठोरतम धातु है, कठोरतम धातु पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि बोल रहे हैं कि सोना, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको पता है सोना अगर कठोरतम होता तो भाई खींचेंगे कैसे, खींच के भी तो इसके आभूषण बनते नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि देखो टॉप 10 जो धातु है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी एक लिस्ट पता होनी चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एक दोस्त है और उसकी गर्लफ्रेंड है, वो चोरी करने गए। तो वो बोल रहे हैं कि भाई तूने चोरी आई टाइटेनियम, वो बोलती है गधे है, आयरन भी लूटी जी, आयरन भी लूटी जी। तो इसका हो जाएगा TU से टंगस्टन, CH से हो जाएगा क्रोमियम, T से हो जाएगा टाइटेनियम, GAD से हो जाएगा गाडोलिनियम। ठीक है, फिर उसका R से हो जाएगा आयरन, V से हो जाएगा वेनेडियम, ये लू से हो जाएगा लुटेट्रियम। ठीक है, और G से आपको बताया जिरकोनियम। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी तांबा, आपको अलग ही दिख रहा है, इसलिए पीतल, ब्रांज, ये सब मिश्र धातु है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है पूछा गया है। तो राइट आंसर देख लो यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अभी बता दिया, फोटोन। नेक्स्ट है कि प्रति अम्ल एंटी एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, तो होते हैं क्या होते हैं, ये होता है भस्म होते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका यूज़ करते हैं भाई शांति कारक के तौर पर, पोटेशियम ब्रोमाइड का। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि आयोडीन युक्त लवण रहता है, किसमें रहता है भाई, ये हो जाएगा अपना डी पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या बोलेंगे, आपको पता है, उदरपातन बोलते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा इसका, उदरपातन। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित गैसों के मिश्रण में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से एसिटिलीन, आपको पता है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, सिगरेट का लाइटर, जो लड़के लोग उन्होंने यूज़ किया होगा उनको तो पता ही होगा, तो ब्यूटेन। ठीक, तो वैसे लड़कियाँ भी इस मामले में दूर नहीं है, भोपाल इंदौर में तो, और भोपाल इंदौर तो फिर बड़े शहरों में तो ये सब हो ही गया है कि आराम से सब लोग पीते हैं आज की डेट में, उसको फैशन का मान चुका है, लेकिन एक जहर है वो, आपका फेफड़ा ख़राब कर देगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मीथेन। अगर आप लोग वो जितनी जल्दी आप ये समझ जाए कि भाई सिगरेट से नुकसान हो रहा है आपका, तो उतने ही आपके चलिए अच्छा है, अन्यथा फिर लेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है पूछा गया, तो स्टील में पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.1 to 2%। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट बोला जाता है, वुड स्प्रिट, तो राइट आंसर देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ठीक, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सभी को पता है, लड़कियों को खास का पता है 24 कैरेट, लड़कों को तो कम ही पता होता है इस मामले में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो कौन सा तत्व है वो, डी, टेक्नीशियम का यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है, कृत्रिम रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा है भाई, वो डी, टार्टरिक अम्ल बोल रहा है। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछा गया, तो कौन सा नहीं है भाई, यहाँ पे हो जाएगा बी, नियोप्रीन। और अगर आपको टेस्ट की पीडीएफ चाहिए होगी तो अपने टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उसमें जाकर के देखोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी टेस्ट की पीडीएफ फ्री फोकट में मिल जाएगी, उसको लगा लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए, वीडियो कम देखना है, लेकिन वीडियो देखने से 4 चीज़ें ज़्यादा पता चलती है, टेक्निक पता चलती है, तो उससे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने का तो आप टेस्ट लगाएंगे पीडीएफ से तो ज़्यादा फायदा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, कैप्रोलैक्टम। ये पॉलीमर नहीं है, बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन, ये सब पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोइन एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है, बाकी लेक्सॉन है, नियोप्रीन है, टेफ्लॉन है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसको कौन सा है वो, तो ये हो जाएगा अपना एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है अपना कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, वनस्पति तेल। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये अपना हो जाएगा RDX एक विस्फोटक है। यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे क्रम मतलब यहाँ पे दिया ऑप्शन, तो देखो इसको फिर बताओ, राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है, तो सभी को पता है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, सी आंसर। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो कौन सा तत्व है बताओ, तो राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, औषधीय रसायन को उसके वर्ग तथा प्रयोग या प्रभाव से सम्मिलित कीजिए, औषधीय रसायन को, तो ये एंटीबायोटिक से बोल रहा है, फिर एंटीसेप्टिक बोल रहा है, जिसको हिंदी में प्रतिजैवी को प्रतिरोधी लिखा है, क्लोरोफॉर्म, पेनिसिलिन। ठीक, आगे देखो दो और ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंटीपायरेटिक्स जोरनासी बोलते हैं, फिर उसके बाद एनेस्थेटिक निश्चेतक क्रोसिन, तो आपको मिलान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर बी, 2 3 4 1। ठीक है, तो इसको छोटा करके देखना पड़ेगा आपको तभी समझ आएगा। तो एंटीबायोटिक किससे हो जाएगा, पेनिसिलिन। तो एंटीसेप्टिक क्या हो जाएगा, ऊपर ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे हो जाएगा अपना हेक्साक्लोरोफिल। ठीक है, फिर उसके बाद अपना क्या बचा है, उसके बाद ऊपर ही हो गया, फिर उसके बाद अपना है एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स क्या हो जाएगा क्रोसिन, और एनेस्थेटिक निश्चेतक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे देख लो कि अपने को 100 क्वेश्चन करने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और अपने को 100 देखने हैं। ठीक है, फिर अपन कोशिश करेंगे कि कभी अगर समय मिला तो इसको मतलब करवा देंगे, या फिर इसकी PDF डाल देंगे, आप आराम से बैठ के कर लेना। निम्नलिखित में से किसी एक स्नेह के लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट बोल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सभी को पता है, ग्रेफाइट के बारे में बात हो रही है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है पूछा गया, तो ये आ चुका है, आपको पता है, ये हो जाएगा अपना नेप्था। ठीक, जीवन का मूलभूत लक्षण है क्या है भाई, ये हो जाएगा ये सभी अनुकूलन, वृद्धि, प्रजनन,
उपापचय। ठीक। जंतु विज्ञान के जनक आपको पता है अरस्तु है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ये सभी को पता। टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। ठीक। उसका जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी, पूछा गया। थ्री क्लासिफिकेशन। तो किसने बोला ये भाई, ये बोला है अपना हैकेल ने। हैकेल 5 जगत की प्रणाली किसने दी भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा अपना व्हिटेकर ने। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिटेकर ने 5 जगत के वर्गीकरण का क्रम बता दो एक बार। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवा, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन मुझे लगता है हो ही गए हैं, या फिर इसको देख ही लेते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। दीनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, दीनाम पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लो यहाँ पे सभी को होता है कैरोनस लिनियस। सिस्टम ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है, ये राइट आंसर हो जाएगा कैरोनस लिनियस। नाम पद्धति की संहिता कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी जीव नाम को लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको पता है कि अमीबा, प्रोटियस। ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीवों के लिए किस जगत की स्थापना की गई थी, पूछा गया। तो राइट आंसर मोनेरा। निम्नलिखित में से किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा और मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करने में कोई भी नुकसान नहीं है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान है। 10,000 सब्सक्राइबर तक आपको बोला गया था कि भाई 5 वीडियो तक आपको दिया जाएगा, आप 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, लेकिन आपने उस बात को नहीं माना। फिर हमने कोशिश की कि चलिए कम से कम 10 टेस्ट तो करवाई दें, क्योंकि आपकी सो मच फॉर वॉचिंग। और जिनका रिस्पांस है उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के लिए ऑलरेडी मैं PDF डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से लगा लीजिए। 10, 20, 30, 40, 50 जितनी PDF चाहिए उसे सब डाल देंगे, आप सब लगा लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.